सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलिन ने 10,000 वर्ष के सोल रिंग को आत्मसात करने की कोशिश में अपने भीतर छिपे टायरन ड्रैगन स्पिरिट सोल को जागृत किया, जिसने सोल रिंग को निगल लिया। इसके परिणाम स्वरूप उसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर एम्परर में विकसित हो गई और वो 4 सोल रिंग्स वाला और भी शक्तिशाली सोल मास्टर बन गया। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही नोबल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही तांग बुलिन और उसके साथी म्यू ये के अचानक प्रकट होने को हैरानी से देख रहे थे, म्यू ये ने कहा, समुद्र इस समय बेहद खतरनाक है। एक शक्तिशाली महासागरीय आत्मा प्राणी हमला कर रहा है। तुम लोग यहीं रुको और हिलो मत। तांग बुलिन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। म्यू ये एक बॉडी कल्टिवेटर, दिव्य स्तरीय मेचा पायलट और रैंक 94 टाइटल्ड डुलुओ था। अगर वो खुद इतना सतर्क हो रहा था तो इसका मतलब था कि हमला करने वाला आत्मा प्राणी बेहद भयानक होगा। गुरु, हम पर कौन हमला कर रहा है? तांग बुलिन ने पूछा, जिससे सभी चौंक गए, क्योंकि वे जानते थे कि ये सवाल पूछने का समय नहीं था। म्यू ये ने भौहें से कोड़ते हुए कहा, लगता है ये ग्रेट व्हाइट डेमन शार्क्स का एक विशाल झुंड है जो 10 छोटे झुंडों से मिलकर बना है। हर झुंड का नेतृत्व एक 10,000 वर्षीय शार्क कर रहा है और उनमें से एक शार्क बाकी 10,000 वर्षीय शार्क से भी बड़ा है। तांग बुलिन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने म्यू ये की ओर देखा और उसके गाल की हल्की फड़क पकड़ ली। बिना कुछ कहे भी वो समझ गया कि ये सब पिछली रात के उसके प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। म्यू ये ने हाथ हिलाया और एक सफ़ेद चीनी मिट्टी का जार प्रकट हुआ। उसे तांग वुलिन को देते हुए कहा, इसे पी लो। तांग वुलिन ने ढक्कन खोला और तेज मछली जैसी गंध उसकी नाक से टकराई। अंदर भूरे रंग का तेल था। ये क्या है? ये 10,000 वर्षीय ग्रेट व्हाइट डेमन शार्क के सिर का तेल है। ये बहुत पौष्टिक और बेहतरीन पूरक है। तांग वुलिन ने हल्की खांसी की। वाह गुरु, अब मुझे सप्लीमेंट भी देने लगे हैं। उसने बिना और सोचे पूरा जार एक ही बार में पी लिया। स्वाद बेहद खराब था, लेकिन जैसे ही तेल पेट में गया उसके पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई और दिमाग साफ हो गया। कंधों का तनाव उतर गया और उसे बेहद सुकून महसूस हुआ। म्यू ये बुदबुदाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि समुद्र में इतना विशाल और शक्तिशाली आत्मा प्राणियों का झुंड होगा। जिसने पहले पानी की धारा छोड़ी थी वो अबिसिल डेमन वेल होना चाहिए। उसकी ताकत कम से कम 10,000 वर्षीय स्तर की है। अबिसिल डेमन वेल किंग बनाम ग्रेट व्हाइट डेमन शार्क किंग, क्या जबरदस्त टक्कर होगी। तभी 5 आकृतियां जहाज़ों से उड़कर बाहर आईं, 3 उनके जहाज से और 2 दूसरे जहाज से। वे सभी हवा में मंडरा रहे थे और उनसे भयानक दबाव निकल रहा था। तांग वुलिन की आंखें फैल गईं। सिल्वर मून डुलुओ काई यूएआर। ठंडी हवा चली और वू जांगकोंग बालकनी पर उतर आया। उसने म्यू ये को घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? म्यू ये ने मुस्कुराकर कहा, एक रसोइया हूं। वू जांगकोंग की आंखों से ठंडा दबाव निकला, लेकिन म्यू ये बेपरवाह बना रहा। तांग बुलिन तुरंत बोला, टीचर वू, सब ठीक है, वो भी मेरे एक शिक्षक हैं। इसी बीच समुद्र की गहराइयों से एक ठंडी आवाज गूंजी, जो सीधे सबके मन में गूंजी, मनुष्य, तुम मेरे क्षेत्र में घुसे हो। तुमने मेरे कबीले के सदस्यों को मारा है। यदि तुम अपराधी को नहीं सौंपोगे तो मैं तुम सबसे बदला लूंगा। एक विशाल शार्क और एक बैंगनी रंग की दैत्याकार वेल पानी से बाहर निकली। उनके साथ सैकड़ों अन्य आत्मा प्राणी भी सतह पर आ गए। काई यूएआर आगे बढ़ी, हमने किसी को नहीं मारा, हम सिर्फ रास्ते से गुजर रहे हैं। अगर तुम रास्ता नहीं दोगे तो मुझे निर्दयी होना पड़ेगा। क्या तुम समझते हो कि सिर्फ 200,000 वर्षीय आत्मा प्राणी हमें रोक सकते हैं? उसके बाद उसके 9 आत्मा छल्ले प्रकट हुए, 3 बैंगनी, 3 काले और 3 लाल। आकाश में चांदनी का चांद चमक उठा। काई यूएआर का बैटल आर्मर प्रकट हुआ, पतला, सुरुचिकर, चांदी की चमक लिए हुए। उसके पीछे पंख फैल गए, सिर पर मुकुट बन गया। उसके सफ़ेद बाल काले हो गए और झुर्रियां गायब हो गईं। अब वो स्वर्ग से उतरी चंद्रमा की देवी जैसी लग रही थी। पीली चांदनी की हल्की रोशनी में एल्डर काई का रजत युद्ध कवच तीव्र गरिमा के साथ चमक रहा था। उस पर बनी नक्काशियां प्रकाश को पकड़ते हुए मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य रच रही थीं। दमनकारी और शक्तिशाली, ये 2 शब्द उसके युद्ध कवच के स्वरूप का सही वर्णन करते थे। इतना कि उसकी शक्ति वातावरण को भी रंग रही थी, मानो पूरा महासागर ही नीचे धंस गया हो। मुंह ये की आंखों में हल्की चमक आई। उसने आह भरी। ये 3 शब्दों का युद्ध कवच है। श्रेक अकेडमी का 3 शब्दों का युद्ध कवच सच में अलग ही स्तर का होता है। तांग वुलिन एल्डर काई को घूरता रह गया। उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। ये पहली बार था जब उसने उनकी असली शक्ति देखी थी। प्रवेश परीक्षा के दौरान उसे बताया गया था कि वो एक शक्तिशाली बुजुर्ग हैं, पर उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी शक्ति इतनी दमनकारी होगी।
केवल वे ही जो शिखर पर खड़े हों पूरे महासागर को दबा सकते हैं। ये थी 3 शब्दों के युद्ध कवच से सुसज्जित एक हाइपर डुओ लुओ की शक्ति। इस अवस्था में वो केवल एक कदम दूर थी लिमिट डुओ लुओ के बराबर पहुंचने से। तुलना के लिए 2 शब्दों के युद्ध कवच से लैस 7 रिंग वाला सोल सेज लगभग एक टाइटल डुओ लुओ के समान होता है, और 3 शब्दों के युद्ध कवच वाला 8 रिंग सोल डुओ लुओ हाइपर डुओ लुओ का मुकाबला कर सकता है। लेकिन हाइपर डुओ लुओ बनने के बाद आगे के प्रत्येक रैंक तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि 3 शब्दों के टाइटल डुओ लुओ को भी रैंक 96 हाइपर डुओ लुओ के बराबर होना पड़ता है। चूंकि एल्डर काई स्वयं एक हाइपर डुओ लुओ थी, उनका 3 शब्दों का युद्ध कवच उनकी शक्ति को रैंक 98 हाइपर डुओ लुओ के बराबर पहुंचा रहा था, सिर्फ एक कदम दूर रैंक 99 लिमिट डुओ लुओ से। यदि वो अपने कवच को 4 शब्दों के स्तर तक उन्नत कर लें तो वो शक्ति के शिखर पर सभी शिखरों से ऊपर खड़ी होंगी। इसीलिए एल्डर काई को कुछ 2 लाख वर्षीय सोल बीस्ट से कोई भय नहीं था। भले ही उनकी खेती उससे अधिक क्यों न हो, वो फिर भी उनसे अच्छा मुकाबला कर सकती थी। श्रेक एकेडमी की बुजुर्ग बनने वाली स्वाभाविक रूप से वो हस्ती थी जो शिखर से नीचे की ओर देखती है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, अभी रास्ते से हट जाओ। अल्टीमेटम। एल्डर काई गरजी, उसे मेरे हवाले छोड़ दो। गहरे समुद्र से एक आवाज आई। अगले ही क्षण दूर समुद्र से एक आकृति उछलकर बाहर आई। आकाश कांप उठा, नीला प्रकाश उफनने लगा। समुद्र ऐसा उठा मानो आकाश को निगल जाएगा। दोनों जहाज़ों पर मौजूद लोगों को लगा मानो पूरा संसार समुद्र में डूब गया हो। पहली बार एल्डर काई के आत्मविश्वासपूर्ण चेहरे पर चिंता झलकी। खतरे के समय जानकारी जीवन बचाती है। तांग वुलिन ने अपनी पर्पल डेमन आई से देखा कि पानी से बाहर क्या निकला है। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वो मानव पुरुष जैसा दिखता था, लेकिन समानता केवल ऊपरी शहर तक सीमित थी। उसके निचले शरीर में 12 क्रैकन जैसे टेंटिकल्स थे। हवा में तैरते हुए वो अपनी प्रचंड आभा छोड़ रहा था जो एल्डर काई की शक्ति से टकरा रही थी। एक ग्रेट बीस्ट, मुंह ये चौंक पड़ा। ग्रेट बीस्ट अर्थात 2 लाख वर्ष से अधिक खेती वाले सोल बीस्ट्स। डुओ लुओ महाद्वीप पर भी कुछ ऐसे अस्तित्व जाने जाते थे। उन्हें 10 ग्रेट बीस्ट्स कहा जाता था। 10,000 साल पहले 10 ग्रेट बीस्ट्स ने अपनी शक्ति से दुनिया को हिला दिया था, और उन्होंने स्पिरिट पगोडा के संस्थापक स्पिरिट आइज डुओ लुओ हुओ युआ हाओ से युद्ध किया था। उसने कुछ को मार गिराया और बाकी को भगा दिया। उसके बाद से किसी 10 ग्रेट बीस्ट का पता नहीं चला। उनमें सबसे शक्तिशाली था बीस्ट गॉड, गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन किंग, जिसकी खेती 8 लाख वर्ष से भी अधिक थी। नृत्य जगत का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व। किंवदंती है कि दैवत्व प्राप्त करने से पहले स्पिरिट आइज डुओ लुओ ने बीस्ट गॉड दीत यान से युद्ध किया था और अंततः विजय प्राप्त कर स्वर्गारोहण किया। उसके बाद बीस्ट गॉड गायब हो गया। उसकी मृत्यु की पुष्टि कभी नहीं हुई। धरती पर समुद्र का क्षेत्र भूमि से कहीं अधिक है, इसलिए समुद्र में और भी अधिक ग्रेट बीस्ट्स छिपे हो सकते हैं। अब 2 लाख वर्षीय सोल बीस्ट्स के साथ एक ग्रेट बीस्ट के जुड़ने से एल्डर काई और जहाज एक वास्तविक संकट में पड़ गए। पानी से टपकते हुए हवा में रुका वो ग्रेट बीस्ट और भी विशाल हो गया। एक 1 किलोमीटर से अधिक आकार के विशाल क्रैकन में बदल गया। उसके टेंटिकल्स के एक वार से ही समुद्र उन्मत्त हो गया, यहाँ तक कि एल्डर काई भी उसकी शक्ति से दब गईं। अबिसिल डेमन वेल किंग ने गर्जना की। सभी निम्न स्तरीय सोल बीस्ट्स को जहाज़ों पर हमला करने का आदेश दिया। एल्डर काई ने प्रतिघात में अपनी छड़ी आकाश की ओर उठाई। उसने चांदनी को निगल लिया, उसे संकेंद्रित किया और एक लंबी सुई का रूप दे दिया। छड़ी से वो सुई निकलकर विशाल क्रैकन की ओर जा लगी। क्रैकन ने अपने टेंटिकल्स आगे लहराए, बैंगनी पंखुड़ियों जैसी परतें खिल उठीं। उन पंखुड़ियों ने सुई को रोक लिया और रोशनी का विस्फोट हुआ। जब दोनों महाशक्तियां आमने सामने थीं, तब दोनों जहाज़ों ने भी आक्रमण किया। जोरदार धमाके के साथ जहाज़ों की सोल कैनन एक साथ दहाड़ उठीं। सोल बैटरियों से संचालित ये कैनन निरंतर सोल पावर भरने से रिचार्ज हो सकती थीं। इनकी मारक शक्ति अत्यंत भयानक थी। सबसे शक्तिशाली तो टाइटल डुओ लुओ के बराबर प्रहार कर सकती थीं। क्षण भर में पानी में विस्फोटों की श्रृंखला हो गई। असंख्य सोल बीस्ट्स के शव तैरते हुए आ गए, लेकिन ये उनके झुंड के सामने कुछ भी नहीं था। वे अब भी जहाज़ों की ओर दौड़ते रहे, बाधा परत से टकराते हुए। टकराव के बिंदुओं से लहरीदार तरंगें फैलने लगीं। सौभाग्य से जहाज़ों पर शक्तिशाली सोल बैरियर और सोल जनरेटर लगे थे ताकि दोनों महाद्वीपों के राजनयिक सुरक्षित रहें। ये बैरियर किसी तरह हमलों को झेल रहे थे। आकाश में 4-3 शब्दों के युद्ध कवच वाले 2 समूहों में बंटकर अबिसिल डेमन वेल किंग और ग्रेट व्हाइट डेमन शार्क किंग को रोकने लगे। लेकिन रोकना ही उनकी सीमा थी।
खुले समुद्र में लड़ते हुए वे नुकसान में थे। ये उनका क्षेत्र था। पल भर में ही पूर्ण अराजकता फैल गई। तांग वुलिन ने मू ये को कोहनी मारी। गुरु, आप? मू ये चुप रहा, बस बाहर चल रहे युद्ध को उदासीन दृष्टि से देखता रहा। वू झांग कर्ण ने मू ये को देखा, फिर बिजली की तरह आकाश चीरता हुआ युद्ध में कूद पड़ा। उसके वस्त्र हवा में फड़फड़ा रहे थे। उसने अपना स्काई फ्रॉस्ट बैटल आर्मर पहना और उड़ते हुए ही अपनी स्काई फ्रॉस्ट स्वॉर्ड बुला ली। 7 रिंग वाला सोल सेज और 2 शब्दों का बैटल आर्मरधारी होने के नाते वो लगभग टाइटल डुओ लुओ जितनी शक्ति निकाल सकता था। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था, वो वू झांग कर्ण था। एक ग्रेट व्हाइट डेमन शार्क ने उसे हवा में आते देखा और उसकी ओर मुड़ा। उसकी पीठ की फिन चमकी और एक ऊर्जा किरण वू झांग कर्ण की ओर दागी गई। वू झांग कर्ण ने अपनी स्काई फ्रॉस्ट तलवार से वार किया। असंख्य छोटे फ्रॉस्ट स्कार निकल आए और उस किरण को काटकर नष्ट कर दिया। वो हवा में रुक गया। उसका बैटल आर्मर चमकने लगा। अगले ही क्षण वो समुद्र की ओर गोता लगाने लगा। उसके सोल रिंग घूमने लगे, 7वां चमकने लगा। उसकी स्काई फ्रॉस्ट तलवार विशाल हो गई। वो स्वयं उसमें विलीन हो गया, भयानक तलवार इरादे के साथ। अब 10 मीटर से भी लंबी तलवार समुद्र में धंस गई। ये था उसका 7वां सोल स्किल, मार्शल वूल अवतार। लेकिन तलवार ने किसी विशेष शार्क को लक्ष्य नहीं किया। वो बस सीधे पानी में घुस गई और गायब हो गई। हैं? गुरु वू झांग कर्ण क्या कर रहे हैं? तांग वुलिन हक्का बक्का रह गया। अगले ही क्षण उसे उत्तर मिला। समुद्र की सतह बर्फ में बदलने लगी। ठंडी धुंध उठी। पलक झपकते ही कई 100 मीटर का क्षेत्र बर्फ में जकड़ गया। सैकड़ों सोल बीस्ट्स उसमें जकड़ गए। भौहें हल्का सा सिकोड़ते हुए मू ये ने समुद्र पर फैलती जा रही बर्फ की परत को देखा। वो अपने मार्शल सोल अवतार का उपयोग करके समुद्र को जमा रहा है। वो कम से कम 20-10 हजार वर्ष स्तर के सोल बीस्ट्स को फ्रीज कर चुका है, लेकिन उन्हें खत्म क्यों नहीं कर रहा? उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज हिल गया और सोल बैरियर में तीव्र तरंगे फैल गई। तांग वुलिन ने खुद को संभालने की कोशिश की। चारों ओर से असंख्य सोल बीस्ट्स जहाज़ों पर हमला कर रहे थे। ये जहाज युद्धपोत नहीं थे, बल्कि लग्जरी क्रूजर थे। संतुलन वापस पाने के बाद तांग वुलिन ने फिर से बाहर झांका। उसने देखा कि जहाज़ों के डेक से मैचा उड़ान भर रहे थे और रक्षा में शामिल हो रहे थे, लेकिन उनकी अतिरिक्त मारक शक्ति के बावजूद सोल बीस्ट्स के हमले में जरा भी कमी नहीं आई। कुछ ही पलों बाद बैरियर टूट गया और हमलों की बौछार सीधे जहाज के ढांचे पर आ गिरी। हर दरार से पानी अंदर घुसने लगा। ऐसा लग रहा था कि डूबना तय है। सभी सोल मास्टर्स ध्यान दे, सभी सोल मास्टर्स ध्यान दे। हम इस समय समुद्री सोल बीस्ट्स के झुंड द्वारा हमला झेल रहे हैं। कृपया जहाज की रक्षा करने और उसे डूबने से बचाने में सहायता करें। तुरंत सोल बीस्ट्स से लड़े और ढांचे पर हो रहे हमलों को रोके। तांग वुलिन ने मू ये की ओर देखा। मू ये ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर जाना चाहते हो तो जाओ, मू ये ने कहा। ये तुम्हारे लिए भी एक अच्छा अवसर है। तांग वुलिन ने सिर हिलाया और साथियों की ओर मुड़कर बोला, मेरे पीछे आओ। वो बैल्कनी की ओर दौड़ा, रेलिंग से छलांग लगाई और सीधे बीस्ट्स की ओर कूद गया। हवा में रहते हुए उसने ब्लू सिल्वर ग्रास की एक बेल फेंकी और उसे रेलिंग से बांध लिया। अगले ही पल वो वू झांग कोंग की बनाई गई बर्फ की सतह पर उतरा। गु युए ठीक उसके पीछे आई। उसने हवा की शक्ति से समूह का भार हल्का किया और तांग वुलिन के बेल के सहारे फिसलते हुए नीचे पहुंची। इसके बाद ये शेंगलान, युआनेन ये हुई और शिएश ये भी आ गए। सिर्फ शू लिजी पीछे रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुंह ये हंस पड़ा। आदत हो जाएगी। शू लिजी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुंह ये ने उसका कॉलर पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। वुलन पकड़ो, मुंह ये चिल्लाया। बैल्कनी से गिरने की ऊंचाई लगभग 70 मीटर थी। शू लिजी गिरते हुए डर से चीखने लगा। बर्फ पर तांग वुलिन मुड़ा और ब्लू सिल्वर ग्रास का जाल फैलाकर शू लिजी को पकड़ लिया। शू लिजी एक बार उछला और फिर जमीन पर जा गिरा। दूसरे जागरण से पहले तांग वुलिन की घास इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन अब ये ब्लू सिल्वर एम्परर बन चुकी थी। उसके शरीर का ही विस्तार। वो पूरी शक्ति इसके माध्यम से इस्तेमाल कर सकता था। सब सावधान रहो, तांग वुलिन बोला। उसने घास की बेलों से सबकी कमर बांध दी ताकि सभी जुड़े रहें। छहु एक साथ आगे बढ़े। गु युए की आंखें चमकी और उसका एलिमेंटल स्टाफ प्रकट हुआ। उसने हवा में चाप बनाते हुए नीली अपनी गोलों की बारिश कर दी। हर गोला सटीक निशाने पर लगा। तांग वुलिन अवाक रह गया। इतनी सटीकता बनाए रखने के लिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी प्रबल होगी। हमारे लिए रुको। आकाश की ओर देखने पर तांग वुलिन ने युए जेंगयू को उड़ता देखा। उसकी पीठ पर फरिश्तों जैसे पंख थे और शू शियाओयान उसकी बाहों में थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था। तांग वुलिन ने मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया। हमें सीधे बीस्ट्स पर हमला करने की जरूरत नहीं, बस उनके हमलों को रोकना है। वो इतनी सारी स्किल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्दी थक जाएंगे। हमें बस समय निकालना है और जहाज को बचाना है। समझ गए,
सबने कहा। पानी में कूदकर हमला करना उनके लिए आत्महत्या समान था। आसपास कम से कम 110,000 वर्ष तर के बीस्ट्स थे। कैप्टन, मुझे पानी के पास ले चलो, मेरे पास एक विचार है, शू शाओयान बोली। तांग वुलिन तुरंत समझ गया। मैं रक्षा करूंगा, यूए ज़ेंग्यू बोला। उसके पंख फैल गए और पवित्र तलवार प्रकट हुई। तांग वुलिन ने उनकी कमर में 2 बेलें बांध दी ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें खींच सके। उधर गु युए लगातार तत्वीय हमले कर रही थी। युआनिन ये हुई एयर कैनन से हमले तोड़ रही थी और ये शेंगलान तलवार से ऊर्जा तरंगे छोड़ रही थी। शिए शिए सिर्फ रक्षा कर सकता था। उसने तांग वुलिन की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की मजबूरी समझ ली। तभी तांग वुलिन के पैरों से एक काला सोल रिंग उभरा। उसके सिर पर एक छोटा टायरन ड्रैगन प्रकट हुआ। ब्लू सिल्वर ग्रास पागलों की तरह फैल गई। हर बेल सुनहरी चमक से दमक रही थी और दर्जनों मीटर लंबी थी। सैकड़ों बेलें एक साथ हवा में लहराकर हमलों को रोक रही थी। ये था उसके चौथे कौशल का प्रभाव, ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वो मानो सैकड़ों टेंटिकल से घिर गया हो। हर टकराव पर बेलें सुनहरी चमकती और हमले की शक्ति को घुला देती। अन्य सोल मास्टर्स भी बर्फ पर उतर आए। वो झांकों की बनाई बर्फ ने सबको स्थिर जमीन दी और जहाज को डूबने से बचा लिया। ये बर्फ इस लड़ाई में सचमुच निर्णायक साबित हो रही थी। इस राजनायक यात्रा में शामिल हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध विशेषज्ञ था। डुलुओ महाद्वीप पर जो लोग अपने पेशे की चरम सीमा पर पहुंचते थे, वे अक्सर शक्तिशाली आत्मा गुरु सोल मास्टर्स भी होते थे। इसका कारण था उनके शारीरिक ढांचे और आध्यात्मिक शक्ति में हुआ निरंतर सुधार। तांग वुलिन और उसके साथियों को जहाज के एक हिस्से की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। भले ही उनके पास केवल 4 आत्मा वलय थे, लेकिन वे श्रेक अकेडमी के छात्र थे और हर एक के पास कम से कम 2 टुकड़े युद्ध कवच के मौजूद थे। कप्तान, तुम 4 रिंग्स तक कब पहुंच गए और तुम्हारी मार्शल सोल इतनी बड़ी कैसे हो गई? सूलीजी ने पूछा और साथ ही साथ तांग वुलिन के मुंह में बन भरते जा रहा था। तांग वुलिन की वर्तमान ब्लू सिल्वर ग्रास और उसकी पुरानी अवस्था में जमीन आसमान का अंतर था। अब हर एक लता मोटी बेल बन चुकी थी, जो छोटे ड्रैगन की तरह लहराती और कोड़े की तरह वार करती थी, मानो उनमें खुद की चेतना हो। उनका फैलाव बहुत दूर तक था और हर लता उन्मत्त गति से नाच रही थी। अपनी विकसित मार्शल सोल के साथ तांग वुलिन ने अपनी टीम में सबसे ज्यादा हमलों को रोका। तांग वुलिन मुस्कुराया। मेरी चौथी रिंग के साथ मेरी मार्शल सोल भी बदली है। मेरी नई आत्मा कौशल का नाम है ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कूल है ना? कूल, बहुत ही कूल, सूलीजी चिल्लाया। लेकिन वो तांग वुलिन के अंतहीन पेट को देखकर और भी ज्यादा हैरान था। हर बन के साथ उसका अपने कप्तान के प्रति सम्मान बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान एल्डर काई और समुद्र की गहराइयों से आए महान दैत्य के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। समुद्री आत्मा प्राणियों का सबसे भयावह पहलू ये था कि वे समुद्र को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते थे। जब वे 1 लाख वर्ष के स्तर तक पहुंच जाते तो केवल शरीर हिलाकर ही सुनामी खड़ी कर सकते थे। इसी कारण एल्डर काई और अन्य टाइटल्ड डुलुओं का पहला लक्ष्य ये था कि वे 1 लाख वर्षीय आत्मा प्राणियों को रोकें ताकि जहाज उथल पुथल भरे समुद्र में पलट न जाएं। सौभाग्य से दोनों प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि सुसंस्कृत और शालीन राजनेता भी अपने उच्च स्तरीय मेका में चढ़कर युद्ध में कूद पड़े। दोनों जहाज एक दूसरे के पास रहते हुए लगातार आत्मा तोपों से गोलाबारी कर रहे थे। दूर आकाश में एक जोरदार धमाका गूंजा। ऊर्जा का तूफान फैल गया। ऊपर चमकता हुआ चंद्रमा एक विशाल ब्लेड में बदल गया और क्रैकन दैत्य के एक टेंटिकल को काट डाला, पीछे अंतरिक्ष में एक दरार छोड़ते हुए। वो विशाल टेंटिकल समुद्र में गिरा और जबरदस्त लहरें उठीं। एल्डर काई का शरीर चकाचौंध कर देने वाली चांदी की रोशनी से ढका था, लेकिन उसका चेहरा पीला और भाव गंभीर थे। उसने विरोधी का एक टेंटिकल काट दिया था, पर उसकी अधिकांश शक्ति खर्च हो चुकी थी। अपने स्तर पर वो ग्रेट बीस्ट से नहीं डरती थी, लेकिन खुले समुद्र में लड़ाई अलग बात थी। ये उसकी शत्रु का गृह क्षेत्र था। समुद्र से अनगिनत नीले प्रकाश कण उठे और ग्रेट बीस्ट के शरीर में समा गए। उसका कटा हुआ टेंटिकल हिला और धीरे धीरे नया टेंटिकल उगाया। उसकी पुनरुत्पादन गति धीमी थी, फिर भी एल्डर काई की तुलना में तेज थी। यदि ये रात होती और पूर्णिमा होती तो एल्डर काई कहीं अधिक चंद्र शक्ति खींच सकती थी, लेकिन अभी दिन था और उसे सीधे टकराव का सामना करना पड़ रहा था। हत्यारे को सौंप दो, ग्रेट बीस्ट गरजा। हत्यारे को दे दो तो हम तुम्हें जाने देंगे, वरना हम अंधाधुंध नरसंहार करेंगे। 8 आंखों वाला विशाल क्रैकन दहाड़ा।
एल्डकाई ठंडी हंसी हंसी। तुम सोचते हो तुम जीत सकते हो? आत्मा प्राणियों की आबादी पहले ही कम है और तुम उसे और घटाना चाहते हो। इंसानियत के पास समुद्र जीतने के तरीके नहीं हैं, ऐसा मत समझो। मुझे नहीं पता किसने तुम्हारे कबीले को मारा, लेकिन मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगी। हत्यारा यही है, अब तुम क्या करोगे? किसी ने कहा। एल्डकाई चौंक गई। वो आवाज कहाँ से आई वो समझ नहीं पाई। अचानक एक व्यक्ति उसके पास प्रकट हुआ, साधारण शेफ के वेशभूषा में, लेकिन उसके शरीर से फूटती डार्क गोल्ड आभा उसकी असली ताकत बता रही थी। उसके चारों ओर 5 काली और 4 लाल आत्मा वलय प्रकट हुए। वो था मू ये। ग्रेट बीस्ट की आंखें फैल गईं। तुम? मू ये मुस्कुराया। इसे मुझ पर छोड़ दो। उसने आगे बढ़कर नीली किरणों का सामना किया और एक मुक्का मारा। टकराते ही सारा अंतरिक्ष मरोड़ गया और सारी किरणें गायब हो गईं। डार्क गोल्ड युद्ध कवच उसके पूरे शरीर पर फैल गया। उसके पीछे पंख उगाए और वो सैकड़ों मीटर ऊंचा दैत्य बन गया। एल्डकाई चिल्लाई, वो 4 शब्द युद्ध कवच मास्टर है। मूये और ग्रेट बीस्ट की टक्कर से ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया हो। ग्रेट बीस्ट के टेंटिकल्स मूये पर टूट पड़े, लेकिन वो हर वार का जवाब भारी मुक्कों से दे रहा था। ये स्पष्ट था कि ग्रेट बीस्ट मूये को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, जबकि मूये के मुक्के उसके शरीर पर गहरे डार्क गोल्ड निशान छोड़ रहे थे। उधर एल्डकाई लगातार चांदी की चांदनी बिखेरती रही ताकि जहाजों पर हमला कर रहे प्राणियों की शक्ति कम हो सके। तांग वुलिन समुद्र की सतह को ढकने वाली बर्फ की विशाल परत की ओर निहार रहा था। उसकी चमकती दृष्टि मूये के भव्य रूप पर टिकी हुई थी। ये पहली बार था जब उसने मूये की वास्तविक शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। तांग वुलिन पहले सोचता था कि चूंकि मूये हाइपरडुलुओर नहीं है, इसलिए वो एल्डरकाई का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि उसकी सोच गलत थी। बिना अपने डिवाइन ग्रेड मैचा के भी उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। अब जब वो अपने डार्क गोल्ड बैटल आर्मर से लैस था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई देवता स्वयं स्वर्ग से उतर आया हो। उसके हर प्रहार से आकाश और पृथ्वी कांप उठते थे और वो महान दैत्य को धीरे धीरे पीछे ढकेल रहा था। मुझे अब किसी और सोल रिंग या सोल बोन की ज़रूरत नहीं है, और तुम अपनी मौजूदा अवस्था तक कड़ी मेहनत से पहुंचे हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। अगर बदला लेना है तो तब आना जब और मजबूत हो जाओ। मूये ने उपेक्षा से कहा। क्रैकन जैसे उस महान दैत्य ने दहाड़ लगाई। इंसान, क्या तुम सच में सोचते हो कि जो चाहो कर सकते हो? क्रोधित होकर विशाल क्रैकन ने अपनी टेंटिकल्स पानी में घुसा दी और गहरे समुद्र से नीली ऊर्जा की प्रचंड धारा उसके शरीर में उमड़ पड़ी। जैतून रंग की चमक उसके शरीर पर फैल गई और उसका आकार और भी बढ़ गया। अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं मदद कर देता हूँ। तांग वुलिन समुद्र की सतह को ढकने वाली बर्फ की विशाल परत की ओर निहार रहा था। उसकी चमकती दृष्टि मूये के भव्य रूप पर टिकी हुई थी। ये पहली बार था जब उसने मूये की वास्तविक शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। तांग वुलिन पहले सोचता था कि चूंकि मूये हाइपरडुलुओर नहीं है, इसलिए वो एल्डरकाई का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि उसकी सोच गलत थी। बिना अपने डिवाइन ग्रेड मैचा के भी उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। अब जब वो अपने डार्क गोल्ड बैटल आर्मर से लैस था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई देवता स्वयं स्वर्ग से उतर आया हो। उसके हर प्रहार से आकाश और पृथ्वी कांप उठते थे और वो महान दैत्य को धीरे धीरे पीछे ढकेल रहा था। मुझे अब किसी और सोल रिंग या सोल बोन की ज़रूरत नहीं है, और तुम अपनी मौजूदा अवस्था तक कड़ी मेहनत से पहुंचे हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। अगर बदला लेना है तो तब आना जब और मजबूत हो जाओ। मूये ने उपेक्षा से कहा। क्रैकन जैसे उस महान दैत्य ने दहाड़ लगाई। इंसान, क्या तुम सच में सोचते हो कि जो चाहो कर सकते हो? क्रोधित होकर विशाल क्रैकन ने अपनी टेंटिकल्स पानी में घुसा दी और गहरे समुद्र से नीली ऊर्जा की प्रचंड धारा उसके शरीर में उमड़ पड़ी। जैतून रंग की चमक उसके शरीर पर फैल गई और उसका आकार और भी बढ़ गया। अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं मदद कर देता हूँ, तो मेरे शिष्य के लिए एक अच्छा उपहार बनोगे, मूये ने कहा। उसने अपना दाया हाथ आकाश की ओर उठाया। एक लाल किरण आकाश को चीरती हुई आई और मूये के सामने रुक गई। 6 मीटर ऊंचा एक लाल मैचा प्रकट हुआ, जो तुरंत रक्त लाल विशाल तलवार में बदल गया। मूये का आकार लगभग 10 मीटर का हो गया और उसने तलवार को अपने हाथ में थाम लिया। ये डिवाइन ग्रेड मैचा है, चिल्ला उठे। तांग वुलिन को उम्मीद नहीं थी कि मूये अपने मैचा को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। महान क्रैकन ने काली धुंध उगल दी और स्वयं को छिपा लिया। मूये हवा में स्थिर खड़ा रहा। कुछ ही क्षणों में सारे सोल बीस्ट पानी में डूब गए और भाग निकले। शांत होने पर मूये ने तलवार को वापस मैचा में बदला और उसे अपने स्पेशल स्टोरेज में रख लिया। वो अपने साधारण शेफ वाले सफ़ेद कपड़ों में लौट आया। दोनों जहाज़ों से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगले ही क्षण मूये गायब हो गया।
तांग वुलिन बर्फ पर स्तब्ध खड़ा था। उसने पहली बार समझा कि संसार के शिखर पर खड़े अस्तित्वों की लड़ाइयाँ कितनी भव्य होती हैं। श्रेक अकादमी के उसके साथी भी उसी तरह अचंभित थे। उसने अपने मन में सोचा, हम कब इतने शक्तिशाली बनेंगे। पहले वो मुये का शिष्य बनने से हिचक रहा था, लेकिन अब उसे बॉडी सेक्ट की असली ताकत समझ में आ गई थी। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने केबिन लौट गए। अपने केबिन में तांग वुलिन बालकनी से समुद्र को देख रहा था। ब्लू सिल्वर एम्परर बनने के बाद उसमें थोड़ी घमंड आ गई थी, लेकिन आज की लड़ाई देखकर वो घमंड टूट चुका था। तुम्हारी मार्शल सोल विकसित हो गई? गुयुए ने पूछा। तांग वुलिन ने सिर हिलाया। बधाई हो, गुयुए मुस्कुराई। अब मुझे और मेहनत करनी होगी, तांग वुलिन ने कहा। 4 रिंग्स के बाद मैं स्पिरिट रिफाइंड अलॉय फॉज करने का प्रयास कर सकता हूँ। जहाज अपनी यात्रा जारी रखता रहा। ब्लैक स्मिथिंग वर्कशॉप में तांग वुलिन ने अपनी नई शक्ति को परखा। उसकी सोल पावर और रक्त एसेंस एक होकर सुनहरी आभा में बदल चुके थे। अब वो अधिक समय तक फौज कर सकता था और थकान कम होती थी। वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। अगर उसे सच में उन महान विशेषज्ञों की श्रेणी में पहुंचना है तो उसे दुगनी मेहनत करनी होगी। जब टैंग वुलिन ने ढलाई शुरू की और अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को लगातार परखा, तो उसने कुछ दिलचस्प बातें खोजी। उसने पाया कि कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें वो केवल तभी कर सकता था जब वो अपनी आत्मा शक्ति और रक्त तत्व को अलग अलग रखता था। उदाहरण के लिए, उसकी गोल्डन ड्रैगन किन रक्त वंश से जुड़ी कोई भी क्षमता केवल उसकी रक्त तत्व से ही संचालित हो सकती थी। ढलाई करते समय भी वो अपने शरीर की कार्यप्रणाली पर पूरा ध्यान देता था, क्योंकि अपने भीतर हो रहे परिवर्तनों को समझना उसके लिए अत्यंत आवश्यक था। रात होते ही टैंग वुलिन थका हारा भोजन करने गया, फिर अपने केबिन में लौट आया। वो बिस्तर पर गिर पड़ा। गद्दे पर फैलते ही उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया, आराम और सुकून से भर गया। टैंग वुलिन ने हमेशा अपनी साधना और स्वयं को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी कमियों की भरपाई करने के लिए वो लगातार शक्ति का पीछा करता रहता था। उसकी निगाहें हमेशा ऊपर उन लोगों पर टिकी रहती थीं जो उससे कहीं आगे थे, और आगे अपने साथियों की पीठ की ओर, जिनके कदमों का वो पीछा कर रहा था। जब कभी उसे सांस लेने की फुर्सत मिलती और वो पीछे मुड़कर देखता, तो पाता कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए थे। एक आत्मा गुरु, सोल मास्टर बनने के बाद से उसने अत्यंत तेजी से प्रगति की थी। जब उसके पुराने साथी जांग यानजी और वांग जिनशी उसके साथ थे, तब की तुलना में वो अब बिल्कुल अलग व्यक्ति बन चुका था। उसे अभी अभी एहसास हुआ कि वो श्रेक एकेडमी के इनर कोर्ट में प्रवेश के पहले से कहीं अधिक करीब था। इतना ही नहीं, वो अब टैंग सेक्ट के बैटल हॉल का एजेंट भी था और बॉडी सेक्ट के मास्टर का शिष्य भी। वाह, दुनिया सच में कमाल की है, टैंग वुलिन ने संतोष से आह भरी। उसका दिल खुशी से भर गया। हर व्यक्ति की खुशी अलग होती है। कुछ लोग मानते हैं कि संतोष ही खुशी है, कुछ के लिए शांति ही सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे टैंग वुलिन परिपक्व हुआ, उसे समझ आया कि इनमें से कोई भी उसकी खुशी का स्रोत नहीं था। उसकी खुशी शक्ति से आती थी, अंतहीन रूप से शक्ति का पीछा करने और लगातार नई ऊंचाइयों को छूने से। उसे आज भी अपने पिता की बचपन की कही बात याद थी। संतोष किसी इंसान को जीवन भर खुश रख सकता है, लेकिन वो कम स्तर के व्यक्ति के लिए है। लोगों को आगे बढ़ने के लिए लालच और महत्वाकांक्षा की जरूरत होती है। सफलता 99% प्रतिभा और 1% प्रयास से बनती है। प्रतिभा अवसर देती है, लेकिन उस 1% प्रयास के बिना सफलता असंभव है। यही शब्द उसके भीतर लालच, महत्वाकांक्षा और महान बनने की चाह को जगाने वाले थे। वो केवल डोलुआ तक सीमित नहीं रहना चाहता था, नहीं, उसका लक्ष्य सितारों तक पहुंचना था। अचानक एक जोरदार धमाके ने उसे विचारों से बाहर खींच लिया। वो फुर्ती से बिस्तर से लुढ़क कर खड़ा हो गया। बालकनी का दरवाजा खुला था और मुंह ये दीवार से टेक लगाए खड़ा था, हाथ जेबों में डाले। लगता है तुम ढीले नहीं पड़े हो। अच्छा है, मुंह ये ने सिर हिलाया। टैंग वुलिन उसे देखता रह गया। महान सामुद्रिक दैत्य के विरुद्ध उसके गुरु की भयंकर लड़ाई की स्मृतियां अभी भी उसके मन में ताज़ा थीं। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति उसका गुरु था, ये सोचकर ही वो रोमांचित हो उठा। गुरुजी, उसने आदर से झुकते हुए कहा। मुझे ये संबोधन पसंद है। चलो निकलते हैं। मुंह ये ने उसे इशारा किया। कहाँ? टैंग वुलिन ने हैरानी से पूछा। जाहिर है, प्रशिक्षण। क्या? मुझे लगा मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, मेरी दूसरी जागृति हो चुकी है। मुंह ये ने सीना तान लिया। वो तो बस पहला चरण था, आज से दूसरा चरण शुरू होगा। टैंग वुलिन के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो जानता था कि अब बहस बेकार है। इसके बाद हर रात मुंह ये उसे जहाज के पीछे बांधकर समुद्र की सतह पर घसीटता, उसकी आत्मा शक्ति और रक्त तत्व सील कर देता। समुद्र की लहरें उसके शरीर को लगातार पीटती, मानो पानी ही उसे गढ़ रहा हो। ये भी एक तरह की ढलाई है, हम समुद्र से तुम्हारे शरीर को गढ़ रहे हैं। गुरुजी, ये दूसरा चरण कब तक चलेगा?
जब तक हम स्टार लो नहीं पहुंच जाते। रात दर रात ये यातना जारी रही। मरहम लगाया जाता, फिर सील हटाई जाती और टैंग वुलिन को ध्यान में बिठाया जाता। आखिरकार एक दिन क्षितिज पर काली रेखा दिखी, स्टार लो महाद्वीप। टैंग वुलिन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी परीक्षा का अंत पास था। स्टार लो लौटने वालों ने खुशी मनाई और डोलुआ से आए प्रतिनिधि मंडल का भव्य स्वागत हुआ। लेकिन टैंग वुलिन के लिए ये सब एक और औपचारिक समारोह मात्र था। उसके जीवन की असली यात्रा तो अब और भी कठिन होने वाली थी।